सो लास्ट लेक्चर में हमने एक ओवरव्यू लिया था वेब टेक्नोलॉजीज का, ठीक है, कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, ठीक है, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, ठीक है। सो हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। आज जो हमारा फोकस है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज़ेंगो के साथ, ठीक है। सो ज़ेंगो है क्या, ठीक है। सो यहाँ पे पहली लाइन को अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने क्या लिखा है, ज़ेंगो इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। अब इस एक लाइन के अंदर हमने बहुत सारे वर्ड्स यूज कर लिए हैं जो कि टेक्निकल हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड वेब एप्लीकेशंस, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा। सो वेब एप्लीकेशंस क्या थी, जो डायनामिक होती हैं, क्या होती हैं, डायनामिक, ठीक है, राइट। सो ये पॉइंट आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए। फिर हमने बात की थी फ्रेमवर्क की। मैं लास्ट टाइम आपको बताया कि लैंग्वेज और फ्रेमवर्क में क्या फर्क है। सो लैंग्वेज जो हमारी यूज होती है वो हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। हमें कुछ डेवलप करना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज। लेकिन लैंग्वेज को लिखने के भी हमारे पास अलग अलग तरीके हैं कि किस फॉर्मेट में हम उसे लिखते हैं, किस तरीके से हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। सो मार्केट में हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, जो हमें बताते हैं कि अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो इस तरह से करनी है, ये मॉडल यूज करना है। सो मार्केट में बहुत सारे मॉडल है। एमवीसी सुना होगा आपने, मॉडल है, एमवीटी मॉडल है, बहुत सारे हमारे पास मॉडल है जो कहते हैं कि प्रोग्रामिंग करो लेकिन फ्री हैंड मत करो, क्योंकि फ्री हैंड प्रोग्रामिंग करने से क्या होगा कि हर कोई अपने तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहा है एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो जब भी कोई हमारे पास इमरजेंसी आएगी या अनसीन सिचुएशन आ जाएगी तो हमारे लिए सॉफ्टवेयर मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो जैसे हमने एग्जांपल दी थी कि एक प्रोग्रामर छोड़ के चला गया, अब जो दूसरा प्रोग्रामर आएगा उससे पहले कोड, आपका लिखा हुआ कोड समझने में प्रॉब्लम आएगी, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने फ्रेमवर्क बनाया होगा, मतलब ये काम हमने इस जगह पे करना है, ये कोड हमने यहां लिखना है, ये कोड हमने यहां लिखना है। सो मैनेज किया हुआ इस फ्रेमवर्क ने कि मेरा फ्रेमवर्क अगर यूज करोगे तो ये काम इस तरह से होगा, ठीक है। तो जो भी उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा सबको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड, फ्रेमवर्क हमें इस बात में भी हेल्प करते हैं कि बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं जो हम एज अ प्रोग्रामर हमें नहीं पता, ठीक है जी, राइट। या वो कोड जो हमारे बार बार यूज होने हैं, हमें पता है कि यार ये वेबसाइट बनानी है, हर वेबसाइट में कोड तो होता ही है, तो फ्रेमवर्क वो कोड हमें पहले से बना के दे देता है कि आपको सिर्फ उसे इंक्लूड करना है, ताकि आप अपना टाइम उन चीजों पे वेस्ट ना करें, ठीक है, जो हमें पता है कि होनी है। आप अपना चीज क्रिएटिविटी पे इन्वेस्ट करें टाइम। क्लियर हो गया। सो फ्रेमवर्क्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, लाइब्रेरीज। क्या प्रोवाइड करते हैं, बनी हुई लाइब्रेरीज, ठीक है, राइट। और क्योंकि फ्रेमवर्क पहले से टेस्टेड होते हैं तो हमारी वेबसाइट या हमारी एप्स और सिक्योर हो जाती है, क्योंकि वो पहले से बने हुए हैं, उनमें पहले से इंप्लीमेंटेशन है, तो एक एप्लीकेशन बनाना सिक्योर वे में, इजी वे में हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी यूज फ्रेमवर्क। सो लैंग्वेज सीखना जितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उस लैंग्वेज में आपने किस फ्रेमवर्क में सीखा है, उस लैंग्वेज को आपने किस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट किया है, ठीक है, राइट। सो ये समझना है। सो जो हमारे पास ज़ेंगो है, ज़ेंगो में देखो फ्रेमवर्क के आगे क्या वर्ड यूज किया है, वेब फ्रेमवर्क। क्या वर्ड यूज किया है, दैट मीन जो ज़ेंगो बनाया गया सिर्फ और सिर्फ वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए दिया गया। इससे आप दूसरी चीजें नहीं बना सकते, आप सिर्फ क्या बनाओगे, वेबसाइट्स बना पाओगे। और ये बात समझ में। सो ज़ेंगो इज अ वेब फ्रेमवर्क। क्लियर होगी बात, ठीक है, राइट। When we'll say free, वो तो हमें पता है, we don't have to pay anything to Zengo, ठीक है, अदरवाइज लाइसेंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स, ठीक है, ये वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, ओपन सोर्स, ठीक है। इसकी भी बड़ी टाइप आती है, ओपन सोर्स, FOSS, फ्री ओपन सोर्स, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। लेकिन ओपन सोर्स मार्केट है क्या, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बिफोर आई डाइव टू अ प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब है कि जब भी हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सोर्स कोड, क्या है, जो कोड हम लिख रहे हैं, और एक है उसकी आउटपुट, क्या है, आउटपुट, ठीक है। सो हमने सॉफ्टवेयर बनाया, हमने उसका सेटअप बनाया और क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट ने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और उसे चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर क्लाइंट चाहता है कि मैं कोई चेंजेस करना चाहता हूं मुझे सॉफ्टवेयर में, लेट्स सपोज मेरा क्लाइंट बहुत ही हाईटेक है, फॉर एग्जांपल जो आईटी कंपनी का है, ठीक है, आईटी कंपनी है, लेट्स मेरा प्रोडक्ट कोई आईटी कंपनी यूज कर रही है, चाहे नॉन आईटी कंपनी यूज कर रही है, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी यूज कर रही है जिसके पास कैपेबिलिटी है आईटी की, ठीक है। अब वो कहती है कि मुझे आपका सॉफ्टवेयर पसंद है लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करवाने हैं। चेंजेस कराने का मतलब क्या होता है, सोर्स कोड चेंज करना, कोड दोबारा लिखना, फिर कंपाइल करना, ठीक है। तो इसका मतलब वो कंपनी मेरे पास आएगी वापस, क्योंकि कोड किसके पास है, मेरे पास,
ये मेरी मर्जी है, मैं उसमें चेंजेस करता हूं और फिर उन्हें नया वर्जन बना के देता हूं, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग बोल देते हैं प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर। क्या बोल देते हैं? जैसे विंडोज है, विंडोज प्रोप्राइटर है। आप कहो कि मेरी कंपनी में विंडो यूज हो रही है, मुझे विंडोज में ये फीचर चाहिए जो नहीं है, आप नहीं चेंज कर सकते। आपको किसको बोलना पड़ेगा? माइक्रोसॉफ्ट को। अब माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा कि बॉस प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये है कि मेरी विंडोज तो मैं सिर्फ आपके लिए थोड़ा चेंज कर दूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वेट करता है 3-4 साल, कितने लोग क्या फीडबैक देते हैं, जो फीडबैक उनको कॉमन लगता है कि ये फीचर होना चाहिए, वो चेंज करके फिर नई विंडोज क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। आ रही बात समझ में? अगर आपने किसी को पे करके स्पेसिफिकली अपने लिए सॉफ्टवेयर बनाया तो आप उसको जाके बोलोगे कि भाई मैंने तेरी कंपनी से सॉफ्टवेयर बनवाया, अब इसको चेंज करके दे, मुझे नया फीचर बनाना है, ठीक है, राइट। सो प्रोप्राइटर में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि चेंजेस के लिए आपको हमेशा किस पे डिपेंड करना पड़ेगा? जिस कंपनी ने वो सॉफ्टवेयर, जिसके पास उसका लाइसेंस है। ओपन सोर्स मार्केट कहती है कि हम आपको सॉफ्टवेयर तो देंगे ही देंगे, साथ में हम आपको कोड भी दे देंगे। अरे बात समझ में? हम आपको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, साथ में हम आपको क्या दे रहे हैं? कोड भी दे रहे हैं। लो कोड भी चेंज करो अगर आपको नहीं पसंद। जैसे एंड्रॉयड है, अब एंड्रॉयड ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसने क्या किया है, उसको अब आपका सैमसंग भी यूज कर रहा है, ठीक है जी, उसको आपका ये वीवो भी यूज कर रहा है, ओप्पो भी यूज कर रहा है। हर कंपनी खरीद लेती है एंड्रॉयड, लेकिन हर कंपनी में आप एंड्रॉयड देखोगे अलग अलग यूजर इंटरफेस में होता है। अब एंड्रॉयड सैमसंग ही ले लो, सिर्फ सैमसंग कहता है यार जो मैं फीचर एंड्रॉयड के 5000 वाले मोबाइल फोन में दे रहा हूँ 10,000 वाले में थोड़ा दूंगा, कुछ अलग ही दूंगा ना। और जो 10,000 वाले में दे रहा हूँ 50,000 वाले फोन में थोड़ा दूंगा, कुछ अलग ही दूंगा। तो यानी कि मुझे एंड्रॉयड को भी क्या करना है, कस्टमाइज करना है अकॉर्डिंग टू माई प्रोडक्ट। तो मैं इसके लिए बार बार गूगल के पास नहीं जा सकता जिसने एंड्रॉयड बनाया। तो गूगल एंड्रॉयड को जब एंड्रॉयड देता है तो साथ में उसका कुछ हद तक क्या दे देता है, वो अलग बात है कि पूरा देता है आधा देता है, भी हम उस पर नहीं जाएंगे, बट वो अपना कुछ कोड उसको दे देता है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? और इसी चीज को हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर बोलते हैं? ओपन सोर्स। अरे बात समझ क्लियर हो गया? ठीक है। सो ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं, और आज की जो जनरेशन है वो ओपन सोर्स की चल रही है कंपनीज में। जो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है वो ज्यादा फेमस है, ठीक है जी, राइट। ओपन सोर्स मतलब जो कोड ले रहा है, जो सॉफ्टवेयर ले रहा है, उसको साथ में उसका क्या मिल रहा है, तो वो उसको अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है सॉफ्टवेयर को, अगर उसको आईटी की नॉलेज है। क्लियर हो गया? कोई समस्या पहली लाइन समझने में? सो Django फ्री भी है, Django क्या है, ओपन सोर्स भी है, ठीक है जी, राइट। वो चाहे आप कस्टमाइज करो ना करो, आपकी मर्जी, आईटी कंपनीज कर लेंगी जो उसमें एप्लीकेशंस बना रही हैं, ठीक है। ये क्या है, फ्रेमवर्क क्या होता है मैं समझा चुका हूं, लास्ट लेक्चर में भी समझाया, आज भी मैंने समझा दिया, अब हम दोबारा उस पर वापस कभी नहीं आएंगे, ठीक है। सो फ्रेमवर्क हमने ऑलरेडी बता दिया क्या होता है, और ये वेब एप्लीकेशन हमारी बनाता है। क्लियर यहां तक? ठीक है। और जो Django है किस आर्किटेक्ट पे काम करता है, MVT। किस आर्किटेक्ट पे काम करता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट। इस पूरे कोर्स में आपने यही समझना है, और आपको 3-4 लेक्चर यही समझने में लग जाने हैं, क्योंकि आप फ्रेमवर्क सीख रहे हैं, लैंग्वेज आप सीख चुके हैं, तो अब आपको किसी और का प्रोडक्ट सीखना है कि मैंने लैंग्वेज सीखी यार, बट अब मैं किसी और के तरीके से अब उसे क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा। तो आपको पहले 2-3 लेक्चर अगर आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने पहले 2-3 लेक्चर ध्यान से नहीं सुने शुरू से लेकर एंड तक, तो बहुत प्रॉब्लम आनी है आपको Django करने में, ठीक है। सो जहां पे आपको प्रॉब्लम आए वहीं पे रोक के आपने मुझसे पूछ लेना कि सर इसका क्या है, ठीक है। सो अभी मैंने आपको सिर्फ MVT बताया, ये होता क्या है ये नहीं बताया। सो MVT स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्ट। सो जो Django है उसमें हमने मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्ट यूज करना है, कैसे बनाना है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम Django का सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है। तो Django के सेटअप में हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पाइथन सबके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगी, ठीक है, जो जहां पे काम कर रहे हैं ये हम कर चुके हैं। फिर हमें क्या चाहिए, पिप, ठीक है जी, राइट। पिप क्या सॉफ्टवेयर था, सो अगर हमें कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो हमारी पाइथन के साथ इंस्टॉल नहीं हुआ, लेकिन वो कोड हमें अपने सॉफ्टवेयर में चाहिए, तो हम किस सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्टॉल करते हैं उसको, पिप के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जैसे हमें लास्ट टाइम इमेजेस की कुछ क्लासेस चाहिए थी, ठीक है, तो हमने क्या इंस्टॉल किया था, पिलो किया था। तो अब आप Django में तो बहुत सारी चीजें देखोगे हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, राइट। सो पाइथन और पिप चाहिए, और ये दो हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है। दोनों ही वैसे पाइथन, पिप तो पाइथन के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने सीखा था। क्लियर है यहां तक? थर्ड हमें क्या चाहिए, वर्चुअल इन्वायरमेंट।
अब यहां पे हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है, ये ऑप्शनल है, ये आप छोड़ सकते हो, लेकिन हम लोग अपने कोर्सेज में मैं कभी भी इसको स्किप नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं अब एग्जांपल देता हूं आपको। आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक वेबसाइट बना रहे हो, आपने पाइथन इंस्टॉल है, जेंगो में काम करना शुरू किया, जेंगो इंस्टॉल किया। आपको पता है हर सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करते हैं उसका एक वर्जन होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, नया कोड आ गया तो नया सॉफ्टवेयर वो रिलीज कर देते हैं कि ये नई नई चीज हमने अपडेशन भेजी है। सो मैं अभी अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए मुझे 5 to 6 एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ी जो जेंगो में थी, लेट्स सपोज, ठीक है। इमेज के लिए एक थर्ड पार्टी इंस्टॉल किया, लेट्स सपोज मुझे मेल सेंड करनी है उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, मुझे पेमेंट गेटवे इंस्टॉल करना है उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर हमने अपनी वेबसाइट बनाने के लिए क्या कर लिए, इंस्टॉल कर लिए, डाउनलोड कर लिए, ठीक है। लेट्स सपोज उनका वर्जन था 1.0, एक सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या था 1.0। मेरा प्रोजेक्ट बन गया, चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वेबसाइट खत्म होगी मेरे लैपटॉप में, अब मेरे पास नया क्लाइंट आ गया, तो मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, नया वेबसाइट स्टार्ट कर दी। अरे बात समझ में। अब जब मैंने नई वेबसाइट स्टार्ट की, जब भी की, उस टाइम पे उस सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमने क्या इंस्टॉल कर लिया, नया वर्जन, क्या इंस्टॉल कर लिया। अब सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हमारा एक प्रोजेक्ट पुराने वर्जन में चल रहा है जो अब नहीं चलेगा क्योंकि आपने क्या इंस्टॉल कर लिया है। वो कहता है कि यार ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्योंकि अब आप नया फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो मेरे पुराने वाले में तो इस तरह से फंक्शन कॉल करते थे, नए वाले में अब आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अरे बात समझ में। तो आपका पुराना प्रोजेक्ट चलना क्या हो गया, बंद हो गया। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं रियल टाइम में, इसको एड्रेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं, वर्चुअल। तो जब भी हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट चलाते हैं, उसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट को इनकैप्सुलेट कर देता है। क्या कर देता है। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट जब हम बनाएंगे, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में चलेंगे, ठीक है। अब मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, मैंने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मैंने उसके अकॉर्डिंगली नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया। अब जो मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूं, लेट्स सपोज नए वर्जन के आए भी हैं, तो वो सिर्फ उस एनवायरनमेंट में चलेंगे। आ रही है बात समझ में। वो दूसरे सॉफ्टवेयर्स को इफेक्ट, क्योंकि जब मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट में आऊंगा तो प्रोजेक्ट चलाने से पहले जब मैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑन करूंगा तो उसको वही सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में थे वर्जन के। आ रही है बात समझ में। सो प्रोजेक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर होगी बात। तो हमने जब भी प्रोजेक्ट बनाना है, हमने उससे पहले क्या बना लेना है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। तो जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो हमें लाइब्रेरीज चाहिए वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि वो अपने एक एनवायरनमेंट में रन करेंगी। आ रही है बात समझ में। क्लियर हो गया। किसी को प्रॉब्लम वर्चुअल एनवायरनमेंट समझने में, ठीक है। सो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। एंड फाइनली हमें कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जेंगो, एज सिंपल एज इट, ठीक है। तो ये चार चीजें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, राइट। सो वी शुड हैव अ पाइथन, क्या होना चाहिए हमारे पास, पिप, क्या होना चाहिए, वर्चुअल एनवायरनमेंट, और क्या चाहिए हमें, जेंगो चाहिए, ठीक है। सो पहले दो हैं, अब हम कहां पे चलते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट में, ठीक है जी। सो देखो मैंने क्या पॉइंट लिखा है, वर्चुअल एनवायरनमेंट हेल्प यू टू रिजॉल्व, आंसर दे पाओगे अगर कोई पूछता है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, राइट। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट आप डायरेक्टली नहीं बना सकते, इसके लिए पहले आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है, वो भी अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, तो पहले वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसकी ये कमांड है, लिख लो पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट रैपर -win, सेकेंड लाइन नहीं, फर्स्ट लाइन, पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट रैपर -win। सामने देखिए, अब कैसे इंस्टॉल करना है, आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है कमांड प्रॉम्प्ट, पता है। जैसे पुराने लैंग्वेज में वो अपने आप में बड़ा पावरफुल होता था जब कंप्यूटर आए थे। जब आपकी विंडोज नहीं होती थी तो वही सॉफ्टवेयर होता था डॉस, क्या बोलते थे उसे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अभी क्या होता है कि आप विंडोज स्टार्ट करते हो, उसके अंदर आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट कर पाते हो, राइट। पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट होता था यही स्टार्ट होता था, विंडोज नहीं थी, तो सारा काम हमें कमांड्स के थ्रू देना पड़ता था। अब उसका नाम हमने चेंज करके क्या रख दिया, कमांड प्रॉम्प्ट, बट इसे हम लोग पहले क्या बोलते थे, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यही ऑपरेटिंग सिस्टम थे हमारे,
तो आप लोग कभी राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर नहीं बना पाते थे, इसके लिए कमांड होती थी। आपको पता भी नहीं होगा कि विजुअलाइज कैसे करना है फोल्डर को। पहले सब कुछ कमांड में होता था, कमांड लगाई फोल्डर बन गया, कमांड लगाई फाइल बन गई, ठीक है राइट। सब कुछ कमांड बेस पे था पहले, जब जीयूआई नहीं था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, उस पर वापस आएंगे। सामने देखो, सबसे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट सॉफ्टवेयर ऑन करोगे। कोशिश करना, क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, तो जो भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करो डबल क्लिक करके नहीं करना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। क्या करना है? रन एज, क्योंकि कई कमांड्स हमारी नहीं चलेगी, हमें फुल पावर चाहिए एज एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है। सो सामने आ जाओ। सो कमांड प्रॉम्प्ट चल गया हमारा, ठीक है। नाउ ऑन दिस कमांड प्रॉम्प्ट वी विल बी रनिंग दिस कमांड पिप इंस्टॉल, मेरे केस में ऑलरेडी है, ठीक है जी। सो हम लिख रहे हैं यहाँ पे पिप इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट रैपर विन। यहां पे मैं एक और चीज की आपको वार्निंग दे दूं, रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि सॉफ्टवेयर के नाम चेंज होते रहेंगे और हजारों हैं। आज आप जिस जनरेशन में बैठे हो वो C++ की नहीं है कि 32 कीवर्ड्स हैं याद कर लो, याद नहीं कर सकते। तो सिर्फ नोट्स बनाने हैं, या जो मैं आपको स्लाइड्स दूंगा PDF उसमें लिखी हुई है कमांड्स। आ रही है बात समझ में? रट्टा नहीं लगाना, याद नहीं करना कमांड को। वो इवेंचुअली जब आप 3-4 प्रोजेक्ट बना लोगे आपको अपने आप दिमाग में आ जाएंगी, बट खुद से याद नहीं करना, ठीक है। क्योंकि शायद जब तक आप याद करो वो कमांड चेंज हो जाए। क्लियर है? सो याद करने वाले चक्कर में नहीं जाना इस टाइम पे, ठीक है। ओके, सो पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट हाइफन विन। तो जैसे आप इसको एंटर प्रेस करेंगे ये उसे इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। मेरे केस में देखो उसने क्या बोल दिया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। क्लियर होगी बात? सो आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक? सो क्या लिखना है हमने? पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट रैपर हाइफन विन, ये हमारी कमांड है। अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने ना तो याद करना है, रट्टा वगैरह बिल्कुल नहीं लगाना है इसको, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो वर्जन मिसमैच हो रहा है, तो उसका भी कुछ होएगा अभी? क्या वर्जन मिसमैच हो? वहाँ पे आपका भी आ रहा, हमारा भी आ रहा है ना, वर्जन वो पिप इज समथिंग डिफरेंट यार। वो नीचे देखो ना, लाइन वार्निंग लिखी है, उसने एरर नहीं लिखा, ठीक है जी राइट। तो वो अपने आप जब अपडेट आते हैं वो अपडेट कर लेगा अपने आप को, वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। क्लियर हो गए यहाँ पे? ठीक है, ओके ठीक है। सो अब उसके बाद अब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहते हो, ठीक है जी। सो उसके लिए ये कमांड आपने लिखनी है, mk वर्चुअल एनवायरनमेंट टेस्ट, ठीक है। सो mk वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब आगे आपने एनवायरनमेंट, पहले देख लो यार, चिपो मत प्लीज। mk वर्चुअल एनवायरनमेंट, उसके बाद जो भी आप अपने एनवायरनमेंट को नाम देना चाहते हैं, ABCD, आप अपनी मर्जी से कोई भी एनवायरनमेंट का नाम रख दीजिए। कहने का मतलब है जब हम आज के बाद कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे Django में, पहले हम ये एनवायरनमेंट ऑन करेंगे, उसके बाद चीजें इंस्टॉल करेंगे। और ये बात समझ में, जो भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर है? सो हम यहाँ पे सिर्फ एक एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं। सो लेट्स सपोज मैं एक एनवायरनमेंट को नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज विल गिव इट अ नेम, माय एनवायरनमेंट, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, लेट्स इंस्टॉल इट। और ये एक ही बार करना है। कितनी बार करना है? सिर्फ एक बार। यानी कि अगर आप प्रोजेक्ट चेंज करेंगे, अगर आपको लगता है कि डिपेंडेंसी चेंज होंगी, तो फिर आपने एक नया एनवायरनमेंट बनाना है, उसमें काम करना है। अदरवाइज आप ये एक बार एनवायरनमेंट बनाएंगे। आ रही है बात समझ में? ये बाय डिफॉल्ट ये कमांड क्या करती है, एनवायरनमेंट बना भी देती है और एनवायरनमेंट एक्टिवेट भी कर देती है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो शेल चेंज हो गया ना हमारा। अगर इस तरह का कमांड आ रहा है मतलब हमारा एनवायरनमेंट इस वक्त क्या है, एक्टिवेट है। आ रही है बात समझ में? हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है, ठीक है राइट। सो वी कैन डीएक्टिवेट इट। हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, डीएक्टिवेट। अब हम एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है, अब हम नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर है, ठीक है राइट। सो ये कल को आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, अब आप आए, आपने कहा यार प्रोजेक्ट चलो शुरू करते हैं आज, कल काम खत्म कर दिया, ठीक है। तो आपने कमांड आगे जाके, वैसे मैंने सिखानी है, लिखनी नहीं आपने अभी, आप लिखेंगे वर्क ऑन, क्या नाम दिया था हमने हमारे एनवायरनमेंट को, माय एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट ऑन हो जाएगा। अब आपने 10 लाइनों का कोड लिखा, बंद कर दिया, अब सोचा कि कल आगे काम करेंगे। तो हमेशा सॉफ्टवेयर बंद करने से पहले आपने अपना एनवायरनमेंट क्या करना है, जब भी प्रोजेक्ट शुरू करना है एनवायरनमेंट एक्टिवेट, कोड लिखना शुरू करना है एक्टिवेट, बंद करने के बाद हम करने से पहले डीएक्टिवेट कर देना है। अरे ये बात समझ में? उसके बीच में अपने कोड में करना है, ठीक है। एनवायरनमेंट अगर डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तो कई बार आपका प्रोजेक्ट क्रैश हो सकता है, याद रखना। सो हमेशा
इन्वायरमेंट तो ऑन करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं शुरू कर पाओगे अगर इन्वायरमेंट में किया तो, ठीक है। तो मजबूरी में हमें कमांड याद रखनी पड़नी है, लेकिन काम बंद करने की कई बार जल्दी होती है तो हम सीधा बंद कर देते हैं। नहीं, पहले डीएक्टिवेट करना है फिर बंद करना है अपना प्रोजेक्ट। क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है, राइट। सो अपने आप को आपको कमांड प्रॉम्प्ट के साथ बड़ा कंफर्टेबल करना पड़ेगा, एंड इट इज नॉट ओनली फॉर Django। आगे भी जाके जो लैंग्वेजेस आपने सीखनी है, जो प्रोजेक्ट बनाने हैं, जितने भी टेक्निकल प्रोजेक्ट होते हैं, उनकी जो सारी की सारी सर्विसेज है वो हम कमांड बेस्ड चलाते हैं, याद रखना। तो कमांड्स बड़े चीजों में आपको कमांड प्रॉम्प्ट की आनी चाहिए, ठीक है। आज मैं वो बात करूंगा, बट सबसे पहले आप बताइए कि इस स्लाइड में आपको इश्यू रह गया। इस स्लाइड में हमने कौन से 2 काम किए? हमने सीखा कि पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो स्टेप कितनी बार चलाना है? एक बार, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक ही बार चलना है, उसके बाद जितने मर्जी प्रोजेक्ट बनाओ आप। आ रही बात समझ में? फिर हमने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है जी, हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। वो हमने कितनी बार बनाना है? डिपेंड करता है, ठीक है जी। सो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में हमारा एक प्रोजेक्ट चल गया। अब आपको लगता है कि नया प्रोजेक्ट आना है, तो उस नए प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है डिपेंडेंसी चेंज हुई हो, फाइल्स चेंज हो गई हैं, वर्जन चेंज हो गया, तो उसके लिए आप एक अलग से फिर क्या बनाएंगे? वर्चुअल एनवायरनमेंट। यही तो हमने काम कहा था। हमने क्या कहा था कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट दूसरे वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। अरे मेरा एक प्रोजेक्ट एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में चल रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट दूसरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में चल रहा है, तो डिपेंडेंसी प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व हो गई। आ रही बात समझ में? ठीक है, राइट। तो ये आपने समझना है। क्लियर हो गया? सो हर बार जब आप कोड शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप एक्टिवेट करेंगे और फिर आप क्या करेंगे? डीएक्टिवेट करेंगे। क्लियर होगी बात? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पे अब हम कोई प्रोजेक्ट बना के देखते हैं Django का। सिंपल, कोई कोडिंग नहीं होनी अभी 1-2 दिन। अभी आप 1-2 दिन देखोगे सेटअप कैसे करते हैं प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, राइट। Django की देखो ये ब्यूटी है फ्रेमवर्क की। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कभी सेटअप पे ध्यान नहीं देते, हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं, हमारे कंप्यूटर पे चल गया, बाद में हमें पता ही नहीं यार कि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में उसे कैसे चलाना है लाइव, ठीक है जी, क्योंकि वो हमारा कंसीडरेशन नहीं था, हमने तो सिर्फ कॉलेज में सबमिट करना था, ठीक है। बट अब जब आप फ्रेमवर्क बना रहे हो तो आप स्टार्टिंग से सेटअप ऐसे कर रहे हो कि आपका वैसे एज इट इज जाके लाइव चल जाएगा प्रोजेक्ट बाद में। आ रही है बात समझ में? ठीक है। सो इसलिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मुश्किल आएगी सेटअप करने में 1-2 बार, बट वो आपको बाद में जाके पेन नहीं देगा कि अच्छा यार प्रोजेक्ट अब मैं लाइव कैसे करूं अपना सर्वर, ठीक है। तो ये बेनिफिट आ जाता है इनके अंदर, ठीक है। सो ये कमांड्स हैं जो आप लोगों को यूज करनी है। देखो पहली कमांड क्या है? Django admin start प्रोजेक्ट नेम, cd प्रोजेक्ट नेम, py manage.py run user। इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहां पे चलने से पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा। मैं आपको कुछ कमांड सिखाने लगा हूं Django की नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट की, ताकि आप इजीली शिफ्ट कर सको एक जगह से दूसरी जगह पे। क्लियर है? सो कुछ कमांड्स बड़े ध्यान से देखना, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख भी सकते हैं साथ साथ, आप लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूं अगर, तो इस वक्त मेरा कर्सर कहां पे दिखा रहा है? सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है किस नाम का? उसके अंदर एक फोल्डर है किस नाम का? तो मुझे बता रहा है कि अभी अगर आप कोई भी कमांड लिखोगे, कोई फोल्डर बनाओगे, कोई फाइल बनाओगे, तो वो यहां पे जाके बनेगी, बिकॉज यहीं पे आपकी बाय डिफॉल्ट सारे फोल्डर हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स इस डायरेक्टरी में होते हैं। आप कहते हो ना ये आपका डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप कुछ नहीं है, ये डेस्कटॉप एक फोल्डर है। डेस्कटॉप क्या है? फोल्डर है, ठीक है। सो अगर आप अपने कंप्यूटर में जाओगे ना, तो जहां पे भी आपकी विंडोज इंस्टॉल्ड है, ठीक है, वहां पे किस फोल्डर में चले जाना है? यूजर्स। ये यूजर्स में जो भी आपका अकाउंट होगा, अगर आपने सिंगल अकाउंट बनाया है तो जो भी आपका अकाउंट है, तो ये देखो, ये देखो, ये है ना डेस्कटॉप, दिख रहा है फोल्डर? ये जो मेरे डेस्कटॉप पे फाइल्स पड़ी हुई है। अरे बात समझ में? सो सब यही है, बाहर आपको शॉर्टकट दिखाया गया डेस्कटॉप का, तो आपको लगता है ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम लोग ग्राफिकल इंटरफेस देख रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ कलर तो करना था, तो बैकग्राउंड लगा दी, फाइल्स बना दी, ठीक है, कलरफुल कर दिया, बट एक्चुअली में डेस्कटॉप क्या है? एक फोल्डर है कंप्यूटर में, ठीक है, जिससे आप देख पा रहे हो ग्राफिकली। क्लियर हो गया यहां तक? सो बाय डिफॉल्ट वो कहता है कि आप जो भी काम करोगे कहां पे जाके होगा? सी ड्राइव यूजर्स। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार मुझे तो अपना फाइल या फोल्डर कहां पे बनाना है? डी ड्राइव में। किसमें बनाना है?
सो हम यहाँ पे लिखेंगे डी कॉलन, एंटर करेंगे, डी ड्राइव में चले गए। अब मेमोरी में हम कहां पे हैं? डी ड्राइव में। आ रही है बात समझ में? आप कहते हो नहीं यार मुझे ई ड्राइव में जाना है, ई ड्राइव में चलो। क्लियर होगी बात? क्लियर है? सो जब भी ड्राइव चेंज करनी है सिर्फ क्या लिखना है? ड्राइव का नाम कॉलन, एंटर। तो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट में क्या चेंज हो जाएगी? ड्राइव। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर जेंगो, मैं आपको बता रहा हूँ जेंगो का कमांड प्रॉम्प्ट से कनेक्शन नहीं है, हम सिर्फ उसे ऑपरेट कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। आगे जाके हम उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, बट आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू चलने आगे एज अ प्रोग्रामर, ठीक है? तो बेसिक कमांड्स याद रखना, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया ड्राइव? अब लेट्स सपोज, चलो मैं डी ड्राइव में जाता हूं, ध्यान से देखिए। सो आई एम जस्ट मूविंग टू डी ड्राइव। डी ड्राइव में लेट्स सपोज कोई भी फोल्डर उठा लेते हैं हम। लेट्स सपोज मेरे पास एक फोल्डर है, किस नाम का? कोर्सवेयर। किस नाम का फोल्डर है? कोर्सवेयर में मेरे पास एक फोल्डर है, लेट्स सपोज पाइथन। किस नाम से? चलो सो मैं यहां पे क्या लिखूंगा डी ड्राइव में जाने के लिए? डी कॉलन, कहां पे चला गया? ठीक है, डी ड्राइव में मुझे किस फोल्डर में जाना है? कोर्सवेयर। तो हम लिखेंगे सीडी। सीडी स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। फोल्डर को ऑपरेटिंग सिस्टम फोल्डर नहीं बोलता, वो हम बोलते हैं, उसे डायरेक्टरी बोलता है। क्या बोलता है ऑपरेटिंग सिस्टम? सो फोल्डर कोई बोले या डायरेक्टरी कोई बोले, सेम चीज समझना, ठीक है? सीडी मतलब चेंज, किस डायरेक्टरी में जाना है मुझे? चला गया आगे। अब अगर मैं यहां पे आगे कोई फाइल बनाता हूं कमांड के थ्रू, तो वो किस फोल्डर में बनेगी? कोर्सवेयर में। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है। कोर्सवेयर के अंदर लेट्स सपोज पाइथन फोल्डर है, तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? सीडी पाइथन। तो इस तरह से आप फोल्डर चेंज कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपको लेट्स सपोज, बड़े ध्यान से देखना, सामने देखो। अब आपको पाइथन से वापस आना है कोर्सवेयर पे। कहां पे आना है? देखो जीयूआई तो बड़ा सिंपल है ना, वो तो हमने आपको बाद में बना के दिया, एज आई सेड, विंडोज। ठीक है जी, क्लिक किया बाहर आ गए। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर ऐसे नहीं थे, जब बन रहे थे तब थोड़ा पता था कि यार ग्राफिकल में चले जाएंगे। तब तो कंप्यूटर के साथ हम बात करते थे, कमांड देते थे कंप्यूटर को, यार ये काम करो मेरा। ठीक है। तो सीडी डॉट डॉट, ध्यान से देखना, पहले आउटपुट फिर लिखना। आगे बार, आगे बार, सीडी डॉट डॉट, आगे बार। सो सीडी डॉट डॉट करोगे तो एक फोल्डर अप आओगे। एक फोल्डर क्या आओगे? अप। सीडी स्पेस फोल्डर का नाम लिखोगे तो एक फोल्डर अंदर चले जाओगे। समझ में आ गई बात? सो अगर एक फोल्डर आगे जाना है तो क्या लिखना है? चेंज डायरेक्टरी फोल्डर का नेम। तो उस फोल्डर के अंदर चले गए। ठीक है जी। उस फोल्डर से बाहर आना है तो क्या लिखना है? सीडी डॉट डॉट। ठीक है, क्लियर हो गया? या मेरे नोट्स में ये सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आप यहां पे फोकस करेंगे ना तो आपको ये पीडीएफ तो मिल ही जाना है। ठीक है। सो प्लीज आप यहां पे थोड़ा फोकस करें। सो सीडी मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेट्स सपोज वापस मैं कहां पे जा रहा हूं? कोर्सवेयर। सीडी लेट्स सपोज उसके अंदर क्या था? पाइथन। ठीक है। अब मैं मान के चलो कि जीयूआई नहीं है, मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या फोल्डर बने हुए हैं। ठीक है। सो मैं यहां पे जाके लिखूंगा DIR। DIR स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी, शो डायरेक्टरीज। आगे सारे फोल्डर्स। आगे बात समझ में? तो डी ड्राइव में ये पहले ऐसे फोल्डर्स बनते थे, हम देखते थे, पहले जीयूआई नहीं था। आ रही बात समझ में? अब फॉर एग्जांपल मुझे फोल्डर बनाना है, बड़े ध्यान से देखना, मुझे एक फोल्डर बनाना है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं MKDIR, मेक डायरेक्टरी। ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं Django टेस्ट फॉर एग्जांपल। क्या लिखा मैंने यहां पे? Django टेक्स्ट। ठीक है, डन। अब आप यहां पे जाके DIR लिखो, देखो कहीं पे आया है Django टेक्स्ट, आ गया फोल्डर बना है। अगर मेरे पे यकीन नहीं है ज्यादा कुछ तो हम यहां पे आ जाते हैं, आ गया फोल्डर Django टेस्ट। देख रहे हो? क्लियर है? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ब्लैंक। अब इधर चलते हैं, ये देखो ध्यान से देखो। तो चलो सो CLS करते हैं। ठीक है, CLS करते हैं। अगर आपको लगता है स्क्रीन बहुत क्लटर हो गया, CLS प्रेस करो, सब क्लियर हो जाएगा स्क्रीन में। ठीक है, राइट। अब सामने देखो, अब पाइथन पे है तो मैं CD में जाके क्या लिख रहा हूं? Django टेस्ट। ठीक है। MKDIR, मेक डायरेक्टरी हेलो, लेट्स सपोज। हाँ जी, बन गया फोल्डर। तो जब आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर करते हो ना, और फोल्डर का नाम देते हो, पीछे यही कमांड चल रही होती है, ये एक्चुअल कमांड है। ग्राफिकल सिर्फ हमने आपको दिया है यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए, बट जब आप कोई भी एक्शन कर रहे हो,
फॉर एग्जाम्पल आप डी ड्राइव पे क्लिक करते हो, सारे फोल्डर सामने आ जाते हैं, तो पीछे dir कमांड चल रही होती है। आ रही है बात समझ में? फिर वो आपके सारे फोल्डर लिस्ट करती है, फिर उसको एक ग्राफिकल कलर करके आपको दिखा देती है। दैट्स इट। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? ठीक है जी। सो mk डायरेक्टरी हमने कब यूज करना है? जब हमने फाइल बनानी है। ठीक है जी, राइट। सो इस तरह से भी यूज करना है। सेम remdir, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो टू दिस remdir, हेलो, डिलीट। दिस इज अ डिलीट कमांड एक्चुअल में। तो जब remdir, जब आप फोल्डर पे डिलीट बटन प्रेस करते हो तो पीछे ये कमांड चलती है। ये कंप्यूटर की एक्चुअल कमांड है जो चलती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, राइट। अब आप कहते हो कि हम लोग इतना, आज की डेट में जनरेशन इतना स्ट्रांग क्यों नहीं हो रही कंप्यूटर पे, और पुरानी जनरेशन के लोग क्यों ज्यादा स्ट्रांग थे कंप्यूटर पे? क्योंकि वो कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करते थे। उन्हें हर काम किसके थ्रू करने की आदत थी? कमांड। उनको पता था ये काम, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल थे। इसका कारण समझो, जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उतनी ज्यादा आपकी सॉफ्टवेयर पे असेस लिमिटेड रखा जाता है। ठीक है जी। या सॉफ्टवेयर सिक्योर होगा या ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा। जितनी चीजें सिक्योर होंगी वो कम क्या होंगी? यूजर फ्रेंडली होंगी, ज्यादा कमांड बेस्ड पे होंगी। आप देख लो लिनक्स, कहते हैं ना सबसे स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप देखोगे लिनक्स पे आज भी लोग किस पे काम करते हैं? कमांड पे। ग्राफिकल इंटरफेस चाहे आ गया, लेकिन अभी भी वो मैक्सिमम प्रोग्रामर क्या है? कमांड्स के थ्रू काम करते हैं, क्योंकि कमांड्स आपको एक्चुअल पावर देता है सारा काम एज इट इज करने के। आप कोई देखते हो ना, कोई मूवी भी देखते हो, हैकर देखते हो, बनाया होता है, वो कमांड्स टाइप कर रहा होता है। ठीक है, यू विल नेवर सी अ ग्राफिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत कम हिंदी मूवी में शायद देख लो। ठीक है जी, राइट। किसी का गूगल मैप पे लेकर दिखा देते बंदा यहाँ खड़ा है। ठीक है, बट अदरवाइज यू ऑलवेज वर्क ऑन अ कमांड प्रॉम्प्ट। सो कमांड्स टाइप करता है, चीजें हो जाती हैं। ठीक है, राइट, क्योंकि आप डायरेक्टली चला रहे हो। GUI स्लो करता है ना, पहले आप GUI को कमांड दोगे, GUI फिर आगे कमांड को, प्रॉम्प्ट को कमांड देगा, कमांड प्रॉम्प्ट फिर आगे चलाएगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा कमांड प्रॉम्प्ट को, फिर उसका रिजल्ट आएगा GUI को। तो कंप्यूटर तो स्लो हो गया ना जब हैवी कमांड चलानी है, क्योंकि GUI इज जस्ट एन इंटरफेस। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो उस पे नहीं आते। सो अभी हम Django की नहीं बात करें, पता लग गया? अच्छा, अब लेट्स सपोज मैंने कहा था अगर एक फोल्डर मुझे बाहर आना है तो क्या टाइप करना है? cd डॉट डॉट। ओके, मुझे सारे फोल्डर बाहर आने हैं और मुझे रूट पे चले जाना है। रूट मतलब जैसे डी ड्राइव है मेरा, ठीक है, तो cd बैकस्लैश। आ रही बात समझ में? सारे फोल्डर से बाहर आके रूट पे जाना है। कहां जाना है? रूट पे जाना है। तो क्या लिखना है? cd बैकस्लैश। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपको रूट पे ले आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। सो कभी भी आपको टाइम मिले, मैंने आपको बेसिक कमांड बना दी, बट मैं आपको एक गोल दे रहा हूं इस वीकेंड का, जो बच्चे सीरियसली हैं पढ़ने में। इस वीकेंड सिर्फ 1 या 2 घंटे आप कंप्यूटर में जाके डॉस की कमांड सीखें, विंडोज की। फाइल्स को रीनेम कैसे करते हैं, फाइल्स को मूव कैसे करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, कॉपी पेस्ट, जो आप नॉर्मल GUI के थ्रू ऑपरेशंस करते हो ना, वो आप कहां पे सीखो? कमांड प्रॉम्प्ट पे सीखो हर चीज। ठीक है, राइट। ये आपको आगे जाके बहुत ज्यादा आपका टाइम सेव करेगी जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। आपको पहले से आता होगा, वरना आपको वहां पे बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। या आप जब आगे जाके अच्छे एप्लीकेशंस बनाओगे, आप इंटरनेट से भी पढ़ोगे, किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे, तो वहां पे जब कमांड लिखी होंगी तो आप समझ ही नहीं पाओगे यार ये कमांड का क्या मतलब है। तो फिर रट्टावली, फिर वहां पे रट्टावली बात आ जाएगी कि अच्छा यार एज इट इज लिख दो, चल जाएगा। ठीक है, सो कमांड प्रॉम्प्ट को 1 आवर जरूर दीजिए। 1 आवर इज मोर देन इनफ। मैं 1 आवर बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि 10-15 कमांड ही हमें याद रखनी है। फोल्डर क्रिएट करना, फोल्डर डिलीट करना, रीनेम करना, फाइल क्रिएट करनी। ठीक है, राइट। तो बस ये चीजें आप लोग एक बार उसको करो। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे क्रैश कोर्स डन, समझ में आ गया सबको? ठीक है, राइट। सो ये कमांड्स मैंने आपको अपने सॉफ्टवेयर में लिख के दे दी। ठीक है, सो ये जो PDF मैंने आपको बना के दिया, ये मैं आपको दे दूंगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है किस तरह से इसको करना है। ठीक है, ओके। चलो अब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब अपना पूरा का पूरा ध्यान Django पे ले आओ। हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर छोड़ के, Django नहीं अभी हमने इंस्टॉल किया, क्योंकि वो हम तब इंस्टॉल करेंगे जब हम अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि वो दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना। आ रही बात समझ में? सो हमारा पाइथन इंस्टॉल्ड है, ठीक है, राइट। और हमारा क्या इंस्टॉल्ड है? पिप इंस्टॉल्ड है, और हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोल्डर बनाते हैं। ओके, सो
मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करता हूं मैं। अब मैं अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूं। ठीक है, ओके। सो मैं अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूं ई ड्राइव में। कहां पे? सो हम कहां पे चलेंगे? क्लियर है? ठीक है। अब मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूं जिसके अंदर मेरे प्रोजेक्ट आए, जो भी हम इस क्लास में आज के बाद करेंगे। ठीक है, राइट। एक प्रोजेक्ट में एक ही वेबसाइट का काम होगा। ठीक है, सो मैं यहां पे जाके ई ड्राइव में क्या लिख रहा हूं? मेक डायरेक्टरी। ठीक है जी। एंड मेक डायरेक्टरी में मैं नाम लिख रहा हूं माय या ज़ेंगो प्रोजेक्ट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? डन। हालांकि आगे जाके मैं आपका काम बहुत आसान कर दूंगा, आपको कमांड नहीं चलानी पड़ेगी बहुत हद तक। हम सॉफ्टवेयर ग्राफिकली देंगे आपको, बट एज आई सेड कि आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं आपको मुश्किल तरीके से लेके जा रहा हूँ ताकि आसान लगे आगे जाके। ठीक है, सो मेक डायरेक्टरी हो गई। अभी प्रोजेक्ट नहीं बनाया। ठीक है, अब मैं अपने उन फोल्डर में हूं जिनके अंदर मेरी सारी वेबसाइट्स बननी है। ठीक है, ऐसे नहीं ना बनेगी, पहले क्या करेंगे? ज़ेंगो प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो जाना भी तो है उन फोल्डर के अंदर, फोल्डर्स में जाना भी तो है बॉस। क्लियर? इस फोल्डर में हम जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्लियर हो गया यहां तक? बट प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम अपना क्या एक्टिवेट करेंगे? वर्चुअल एनवायरनमेंट। अगर यहां तक आते हुए वर्चुअल एनवायरनमेंट आपका नहीं बना हुआ तो पहले आप MK वर्चुअल एनवायरनमेंट करके क्या बनाएंगे? वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, राइट। क्योंकि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले बना चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या इंस्टॉल करने एक्टिवेट करने जा रहे हैं? वर्चुअल एनवायरनमेंट। क्या कमांड थी हमारी? और किस नाम से बनाया था हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट? माय एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है, सो ये पहला स्टेप हमारा यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, सो हम वर्क ऑन करके इधर आ गए। अब ये कमांड आप चलाएंगे, कौन सी? पिप इंस्टॉल ज़ेंगो फ्रेमवर्क। आ रही बात समझ में? हम अब अभी भी हमने प्रोजेक्ट नहीं बनाया। ठीक है, बट अभी हम लोग पहले वर्चुअल ज़ेंगो स्टार्ट इंस्टॉल करेंगे तो ज़ेंगो पे प्रोजेक्ट बनेगा ना। ठीक है, तो पहले हम क्या इंस्टॉल कर रहे हैं? ज़ेंगो सॉफ्टवेयर। अब देखो ज़ेंगो हो रहा है ना। अब आप कहोगे कि सर क्या आप पहली बार ज़ेंगो पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं तो ज़ेंगो बड़ी देर से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो रियल लाइफ वेबसाइट भी बना रहा हूँ। लेकिन अगर ज़ेंगो ऑलरेडी इंस्टॉल होता तो आ जाता ना कंप्लीटेड ऑलरेडी रिक्वायरमेंट। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर पहली बार इंस्टॉल हो रहा है। आ रही बात समझ में? अब ये मेरे दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट, उसमें चाहे कोई भी ज़ेंगो का वर्जन हो। ठीक है, सो अगर मैं 4-5 साल से ज़ेंगो बना रहा हूं तो अभी ज़ेंगो 3 या 4 चल रहा है, 3 पॉइंट समथिंग शायद चल रहा होगा या ऊपर ही हो गया। बट पुराने वाले 2 पे हमने काम किया, 1 पे हमने काम किया, तो वो सॉफ्टवेयर तो चलने, फिर इसका मतलब बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे नए प्रोजेक्ट आ गए तो। बट पुराने क्लाइंट के सॉफ्टवेयर थोड़ा बंद कर देंगे, तो वो उनके वर्चुअल एनवायरनमेंट में चल रहे हैं। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? ठीक है, सो हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना है, फिर उसके अंदर क्या इंस्टॉल करना है? ज़ेंगो या जितनी भी फाइल्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, सो हमारा ज़ेंगो इंस्टॉल हो गया। चेक करना चाहते हो, ऑप्शनल स्टेप, चेक करना चाहते हो तो ये कमांड आपने चलानी है, ज़ेंगो इंस्टॉल्ड है कि नहीं। ज़ेंगो एडमिन -- वर्जन, कौन सा चल रहा है? 4.1.5। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है, राइट। कभी वर्जन्स के पॉइंट्स पता क्यों डालते हैं? क्या बोलते हैं वर्जन्स के इन पॉइंट्स को? कईयों में 3 होते हैं, कईयों में 4 होते हैं। जैसे कभी बग फिक्सेस हो जाते हैं तो छोटे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। बट कहते क्या है? जो इस पे किसी और दिन बात करेंगे, बट क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया तो मैं एक्सप्लेन किसी और दिन कर दूंगा। जो पहला वर्जन होता है कभी भी किसी सॉफ्टवेयर का आप देखते हो, वो होता है मेजर वर्जन। क्या होता है? डॉट के बाद जो आते हैं उसे बोलते हैं माइनर वर्जन। डॉट के बाद जो तीसरा आता है उसे बोलते हैं बिल्ड वर्जन। ठीक है जी, राइट। सो इस तरह के 4 तक लेवल जाते हैं, किसी दिन बात करेंगे हम। ये कब चेंज होता है, मेजर कब चेंज करना है, माइनर कब चेंज करना है, बिल्ड कब चेंज करते हैं वो लोग। उससे वो ट्रैक रखते हैं कि कितनी बार बग सॉल्व हुए, कितनी बार फीचर चेंज हुआ है, ठीक है, कितनी बार मेजर फीचर चेंज हुआ है, तो इससे चीजें चेंज होती हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे पता लग गया इस वक्त हमारा कौन सा वर्जन है? 4.1.5 है। ठीक है, ओके। अब प्रोजेक्ट बनाना है।
कमांड देखो क्या है, Django admin start project name, ठीक है। सामने देखो Django admin start प्रोजेक्ट का नेम। सो अभी हम कोई फैंसी नाम नहीं देते, ई कॉमर्स शॉप कुछ नहीं दे रहा हूं मैं, सिंपल प्रोजेक्ट दे रहा हूं, फर्स्ट प्रोजेक्ट। अरे बात क्लियर हो गया। आपने प्रॉपर नाम देना है, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, जो उस प्रोजेक्ट का नाम है वो नाम आपने उसको देना है, ठीक है। सो चलिए, ठीक है, प्रोजेक्ट बन गया। अगर यहां पे आपको एरर आ जाए ऑथोराइजेशन का या परमिशन नहीं है आपको, क्या नहीं है, इसका मतलब आपने कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया था। आ रही बात समझ में? अगर कमांड प्रॉम्प्ट आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करोगे तो Django एडमिन कमांड नहीं चलेगी, याद रखना, ठीक है। सो कमांड प्रॉम्प्ट इसलिए हमने कहां से स्टार्ट किया था, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर है? ठीक है। सो प्रोजेक्ट बन गया तो कौन सी बड़ी बात होगी? कुछ बड़ी बात हुई है, देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। सो चलते हैं, चलो ई ड्राइव में चलते हैं। सो ई ड्राइव में Django प्रोजेक्ट, इसके अंदर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया अभी, पहला फोल्डर के नाम से फर्स्ट प्रोजेक्ट। डबल क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे दो चीजें बनी मिली हमें। हमारा प्रोजेक्ट जो हमने जिस फोल्डर में बनाया था उसमें हमें दो चीजें मिलेंगी। एक फाइल मिलेगी कौन सी, manage.py, और एक फोल्डर बन जाएगा उसी नाम से जिस नाम का हमारा क्या है, प्रोजेक्ट है। बहुत जरूरी है और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये चीज मैं हर रोज आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी आपसे उतना समझे जितना आप कर सकते हैं। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो इसमें मुझे ऑलरेडी 4 to 5 फाइल्स मिलेंगी। किस नाम से, इनिट छोड़ दो, ASGI सेटिंग्स URLs एंड WSGI, ठीक है। इसमें आपने दो फाइल्स के साथ काम करना है, settings.py एंड urls.py, और एक आपकी कौन सी फाइल है, manage.py, ठीक है, राइट, ओके। अब ये फाइल्स क्या करेंगी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं, पहले मैं आपको प्रोजेक्ट, अभी हमने बेसिक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने कोई कोड नहीं लिखा, ठीक है। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना। CD, हम इस वक्त किस फोल्डर में हैं, हमारा फोल्डर किस नाम से बना, प्रोजेक्ट। सो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, CD। अपने प्रोजेक्ट में जाऊंगा तो काम करूंगा ना, अरे बात समझ में, क्योंकि Django प्रोजेक्ट में तो हमने मल्टीपल वेबसाइट्स बनानी है ना। तो अब हम अपनी वेबसाइट के अंदर जा रहे हैं, हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, तो अभी डेमो पेज चला के देखते हैं। तो उसके लिए देखो क्या कमांड लिख रहा हूं मैं, py manage.py रन सर्वर, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो मेरा लास्ट लेक्चर, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, वेब होस्टिंग। मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, वेब सर्वर, कि अगर आपको वेब एप्लीकेशन चलानी है तो वो वेब एप्लीकेशन कहां पे चलती है, वेब सर्वर। कहां पे चलती है, वेब, बिना सर्वर के वेब एप्लीकेशन नहीं चलती, क्योंकि सर्वर क्या करेगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, फिर जहां पे आपकी वेबसाइट है उसके साथ कम्युनिकेट करेगा, और फिर रिजल्ट किसको देगा, कस्टमर को देगा। यही कहा था हमने, ठीक है जी। अब मेरे कंप्यूटर में अभी मेरा कंप्यूटर अभी होस्टिंग हो नहीं सकता, ये भी बता दिया था हमने। तो Django क्या करता है, Django आपको लाइट वेट एक सर्वर बना के देता है, ताकि आप वर्चुअली अपना एक बना के देख सको वेबसाइट। अभी कौन है, अभी बड़े ध्यान से समझना, अभी मैं ही क्लाइंट हूं, मैं ही सर्वर हूं। जब मैं अपने लैपटॉप पे वेबसाइट चला रहा हूं तो क्लाइंट भी मैं ही हूं, टेस्ट भी मैं ही करूंगा www.type लिख के, और सर्वर भी कौन हूं, मैं ही हूं। अरे बात समझ में, तो सर्वर भी मैं हूं, क्लाइंट भी मैं हूं, तो बिना सर्वर के वेबसाइट नहीं चल सकती। अरे बात समझ में, तो Django ने आपको इनबिल्ट एक लाइट वेट क्या दिया है, वेब सर्वर, ताकि आप अपनी वेबसाइट साथ साथ टेस्ट कर सके बना के। आ रही है बात समझ में। लेट्स सपोज मैं आंख बंद करके कोडिंग लिखता रहूं, चला के ना देखूं कि जो कोड लिखा उसका वेबसाइट का आउटपुट क्या आया, तो फायदा क्या होगा। पाइथन जब आप लोग सीख रहे थे तो कोड लिखते थे, साथ ही रन करके देख लेते थे एरर आ रहा है कि चल रहा है। बट अगर मैं सॉफ्टवेयर चला के नहीं देख पाता तो क्या होता, मुझे पता ही नहीं लगता क्या कारण है उसका। और वेबसाइट हमें यहाँ पे वेब एप्लीकेशन चलाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सर्वर। बिना सर्वर के वेब एप्लीकेशन चलेगी नहीं। आ रही है बात समझ में। सो Django ने आपको इनबिल्ट क्या दिया है, एक वेब सर्वर, वो आपके कंप्यूटर को वेब सर्वर बना देता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। जैसे अभी ये सर्वर चल रहा है और कहता है इस सर्वर को अगर असेस करना है, तो मैंने आपको एड्रेस भी दे दिया। देखो उसने एड्रेस दे दिया आपको, क्या एड्रेस दिया है, 127.0.1:8
1000। आ रही है बात समझ? ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, क्योंकि अभी तक आपने कोई नाम नहीं खरीदा www.abc.com। तो जब तक आप नाम नहीं खरीदते वेबसाइट का, तब तक ये आपके कंप्यूटर का नाम है वेबसाइट का। आ रही है बात समझ में? ये आपके सर्वर का नाम है। अब सामने देखो, लेट मी ओपन ब्राउजर। ठीक है, सो सामने देखो 127.0 एंटर कर देता हूं मुझे। आ रही बात समझ में? हमारा सर्वर चल चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना मिनिमम हमें सेटअप करने के लिए प्रोजेक्ट चाहिए। तो आज हमने कोई वेबसाइट का कोड नहीं लिखा, आज हमने सिर्फ अपना ज़ेंगो का क्या किया है, सेटअप किया है कि ये सेटअप होगा तो हम आगे आके कोड लिख पाएंगे। इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट लिखा है। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है, सो ये सर्वर है। प्लीज एक चीज कभी मत करना कि जब आपने py टाइप किया था और उसने यहाँ पे क्या बोला था, ये एड्रेस है, तो आप कहो कि मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लूं। कर लेते ना हम लोग कॉपी, के लिखना क्या पड़े। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है, आपका सर्वर बंद हो जाएगा। खुद टाइप करना। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? और हमेशा यही एड्रेस रहना, चेंज नहीं होना। 127.0.1:8000। क्लियर होगी? क्लियर है? ये 8000 क्या है? ज़ेंगो से अगेन बाहर आ जाओ। तुम लोग कभी ना कभी कंप्यूटर की बुक तो पढ़ी होगी ना। कंप्यूटर की बेसिक बुक में भी ये टॉपिक होता है। अगर उस पर कोई टॉपिक होगा, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, तो उसमें ये टॉपिक होता है। क्या एड्रेस क्या था? एड्रेस तो पहले वाला हो गया ना। पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर पता है पोर्ट नंबर क्या होती है? पोर्ट क्या होती है पता है? ध्यान से सुनना मूर्खों। दो पोर्ट्स होती हैं हमारे पास, फिजिकल एंड सॉफ्टवेयर। फिजिकल एंड, ये फिजिकल पोर्ट है जहाँ पे पेन ड्राइव लगा रहे हो, चार्जिंग पॉइंट लगा रहे हो, ठीक है, राइट, HDMI की केबल लगा रहे हो, कीबोर्ड लगा रहे हो, माउस लगा रहे हो। ये कौन सी पोर्ट्स हैं? ये क्यों लगाई जाती है? क्योंकि ये हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है। पेन ड्राइव हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये मॉनिटर हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये तो हमारा कंप्यूटर है। कीबोर्ड हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है, माउस नहीं है, ये बाहर के पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। सुना ना वर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस? तो अगर आप चाहते हो ये आपके सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करें, तो उन्होंने आपको एक दरवाजा दिया हुआ है जिसके थ्रू आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। सिस्टम से बाहर से जितना भी डेटा सिस्टम के अंदर आएगा फिजिकल डिवाइसेस के थ्रू, उसको आप किसके साथ कनेक्ट कर देते हो? फिजिकल पोर्ट के साथ। किसके साथ? फिजिकल। समझ में आ गया? अब सॉफ्टवेयर पोर्ट भी होती हैं जो आप देख नहीं सकते। ये वो पोर्ट है जिनके थ्रू इंटरनेट से डेटा हमारे कंप्यूटर में आता है या हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट पे जाता है। आ रही बात समझ में? हमारे पास 65,535 पोर्ट्स होती है हर कंप्यूटर में। कितनी पोर्ट्स? 0 से स्टार्ट होकर नंबरिंग 65,535। हर पोर्ट का एक काम है। मैं इतनी सर्विस बता भी नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन इस तरह से बनाई गई है कि इनफ ऑफ काम हो सके। ईमेल आएगी अलग पोर्ट से, वेबसाइट खुलेगी अलग पोर्ट से, स्काइप पे चैटिंग होगी अलग पोर्ट से, डाउनलोडिंग होगी अलग पोर्ट से। आ रही बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल आती है पोर्ट नंबर 25 से बाय डिफॉल्ट। आप वेबसाइट देखते हो http://www.google.com, आपको पोर्ट नंबर नहीं लिखना पड़ता क्योंकि ब्राउजर अपने आप पोर्ट नंबर ले लेता है। 80 नंबर पोर्ट होता है। तो जितनी भी आपकी वेबसाइट्स आती हैं वो किस पोर्ट से आती हैं? 80 नंबर पोर्ट से। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर आप फाइल डाउनलोडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहीं पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो पोर्ट नंबर 21 से आती है। ये कॉमन सर्विसेज आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। वेबसाइट कहां से खुलती है, डाउनलोडिंग कहां से होती है, ठीक है, ये सब आपकी बुक्स में है। तो हर काम के लिए एक पोर्ट है। सो आप कहते हो ना मेरे सेंटर में, लेट्स सपोज मेरे इंस्टीट्यूट में या मेरे ऑफिस में डाउनलोडिंग बैन है क्योंकि उन्होंने वो पोर्ट बंद कर दी है। एज सिंपल एज दैट। जब पोर्ट ही बंद कर दी, रास्ते ही बंद कर दिया, तो फिर डेटा कहां से आएगा? आ रही बात समझ में? सो पोर्ट्स के थ्रू क्या होती है? कम्युनिकेशन। आ रही बात समझ में? ये उस तरह से समझो कि ये मेरा सेंटर है,
लेकिन इस सेंटर के अंदर आने के लिए मैंने कितने दरवाजे बना रखे हैं? एक दरवाजा स्टाफ के लिए, एक दरवाजा स्टूडेंट के लिए लेट्स सपोज, और एक दरवाजा लेट्स सपोज विजिटर के लिए। तो मैंने 3 पोर्ट्स बना दिए कि मेरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है तो इसी तरह से आओगे ताकि मैं मैनेज कर सकूं प्रॉपर। आ रही है बात समझ में? तो जितनी भी कम्युनिकेशन इंटरनेट पे होती है आपके सिस्टम की, वो डेटा, हर डेटा के लिए एक पोर्ट क्या की गई है? डिफाइन की गई है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है। सो अभी हम लोग किस पोर्ट नंबर पे, हमारा कंप्यूटर ने हमें दिया है 8000, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्ट नंबर है, इस पे कोई सर्विस नहीं चल रही होती पहले से। तो हमारे कंप्यूटर में अगर कोई सॉफ्टवेयर चल भी रहा होगा, जैसे स्काइप या कुछ, तो उसे पता है कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 8000 बहुत बड़ा पोर्ट नंबर है, उसमें कोई सर्विस नहीं चल रही होगी मेरे कंप्यूटर में। तो इसलिए उसने मेरे सर्वर को, ज़ेंगो के सर्वर को एक बड़ा पोर्ट नंबर दे दिया 8000 फिक्स। करो काम उसमें। आ रही बात समझ में? आपका वेब सर्वर किसी और सर्वर के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, ना स्काइप के साथ ना कहीं और में। क्लियर होगी बात? ठीक है, राइट। सो ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है? क्लियर है सबको? ओके, अब यहां पे हम बिफोर वी मूविंग टू के वो फाइल्स क्या हैं और हमने क्यों यूज की, ठीक है? लेट मी अगेन हम लोग स्टेप्स रिपीट कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, हमने 1 घंटा लगाया स्टेप्स को रिपीट करने में, बट आपके लिए बहुत सिंपल है। बड़े ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करना है सिंपल वे में? सबसे पहले आप क्या करोगे? आप लोग एक वर्चुअल, या सीधा पहले प्रोजेक्ट फोल्डर बना लो, तुम्हारी मर्जी, प्रोजेक्ट फोल्डर बना लो, ठीक है, राइट, जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स रखने हैं, ठीक है। उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर आप लोग क्या करोगे? वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाओगे, ठीक है। एक वो अपने आप वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर एक्टिवेट नहीं हो रहा बाय डिफॉल्ट, उसको कैसे, या अगली बार जब आओगे तो कैसे एक्टिवेट करना है? वर्क ऑन। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, राइट, कोई इशू नहीं। तीसरा स्टेप क्या है? वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया तो क्या इंस्टॉल करना है? ज़ेंगो। ये स्टेप कितनी बार चलना है? 1 टाइम फॉर 1 इन्वायरमेंट। अरे बात समझ में? उसके बाद आप क्या करोगे? ज़ेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। अरे बात समझ में? और जिस नाम से आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, अरे बात समझ में? प्रोजेक्ट बन गया, उसके बाद आप क्या करोगे? सीडी प्रोजेक्ट नेम फोल्डर, फोल्डर के अंदर जाओगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? py manage.py run server। अरे बात समझ? क्लियर हो गया? तो स्टेप तो 5-6 ही है ना यार, उनका मतलब समझने के लिए हमें इतना टाइम लगाना पड़ा, ठीक है। तो स्टेप्स यही याद रखने हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाना है, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है, राइट, उसमें ज़ेंगो इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये आपने काम क्लियर हो गया। और इसके लिए आपको कमांड्स कौन सी चाहिए होंगी? कमांड प्रॉम्प्ट वाली सीखनी पड़ेगी, सीडी ड्राइव्स में चेंज करना, ठीक है। वो मैं आपको पीडीएफ अभी मैं भेज दूंगा, उसके अंदर सब कुछ है। क्लियर? डन? चले आगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप। सामने देखो, ये हमारी फाइल्स बनी थी manage.py, और एक क्या बना था? फोल्डर का नेम सेम अंदर, ठीक है, राइट। सो सबसे पहले किस फाइल की बात करें? हमने यूज की इस फाइल को अभी तक? नहीं किया? कैसे किया? py manage.py run server किया ना यूज। अब बड़े ध्यान से सुन लो, इस फाइल, आप लोगों ने डायरेक्टली कभी इन फाइल्स पे काम नहीं करना, तो पहले बता दो, आगे जाके करना है, अभी नहीं, आज नहीं। सो manage.py पे तो आप कभी काम नहीं करेंगे, ठीक है, इसे सिर्फ यूज करेंगे। तो ये फाइल क्या है? देखो पहली लाइन देखो मैंने क्या लिखी है, manage.py फाइल इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड इन ईच ज़ेंगो प्रोजेक्ट। इस लाइन को समझने में कोई प्रॉब्लम? सेकेंड लाइन क्या है? इट इज अ यूटिलिटी दैट प्रोवाइड वेरियस कमांड that you must use while working with Zengo। तो Zengo प्रोजेक्ट जब हम मैनेज करेंगे अपना, तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, ठीक है जी, राइट। वो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें कौन सी फाइल यूज करनी पड़ेगी?
क्योंकि वो उसके अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। आ रही है बात समझ में? क्लियर होगी बात? सो py manage.py आगे जो भी सॉफ्टवेयर हमने यूज करना है, जैसे अभी तक हमने एक ही सॉफ्टवेयर यूज किया रन सर्वर, ठीक है, जो हमारा वेब सर्वर चला रहा था, वैसे ही आप आगे जाके बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखोगे जो हम यूज करेंगे। क्लियर होगी बात? तो वो यूज करने के लिए जो पाथ है वो किसके थ्रू मिला है हमें? manage.py फाइल के थ्रू। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? ग्रेट, ठीक है। सो मैंने सिंपल लिख दिया, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो इन सिंपल लैंग्वेज इट इज अ कमांड लाइन यूटिलिटी दैट लेट यू वर्क विद Django प्रोजेक्ट इन वेरियस। क्लियर है? और पहले दिन तो समझ में आएगा भी नहीं पूरा, जैसे जैसे काम करेंगे सॉफ्टवेयर यूज करेंगे आपको पता चलेगा यार इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो manage.py के थ्रू करना है। इसी को फ्रेमवर्क कहते हैं, सब कुछ पहले से बना रखा है किसके थ्रू क्या काम होना है। ठीक है जी, राइट। अब नेक्स्ट फाइल पे आ जाओ। क्या है फाइल? ओके, देखी थी ये फाइल urls.py, सबसे इंपॉर्टेंट फाइल, इसके बिना तो वेबसाइट चलेगी नहीं। वैसे सारी फाइलें इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर वेबसाइट में 5 पेजेस हैं तो कितने एड्रेसेस होंगे? 5 यूआरएल होंगे। यूआरएल पता ना क्या होता है? यूनिक एड्रेस हर पेज का। सो अगर मेरी वेबसाइट में 5 पेजेस हैं तो यूआरएल भी कितने होंगे? 5। तो urls.py फाइल के अंदर हम अपने यूआरएल्स बनाएंगे। सो अगर मैं अपनी वेबसाइट में 10 पेजेस बना रहा हूं तो उन 10 पेजेस के एड्रेस क्या है वो कहां पे सेटिंग करनी है हमें? urls.py फाइल में। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगर एड्रेस ही नहीं पता होगा तो पेज कहां से खुलेगा? ठीक है, राइट। सामने देखो एग्जांपल, इस तरह की सेटिंग, जैसे ये ई कॉमर्स वेबसाइट जो मैंने बनाई है उसका मैं आपको डेमो फाइल दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे पैटर्न दिए हुए हैं, देखो होम स्लैश लिखा है ना, होम पेज, ठीक है जी, रजिस्टर किया हुआ है। सर्च जो प्रोडक्ट सर्च करता है पेज, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल जो प्रोडक्ट की क्या दिखाता है? डिटेल दिखाता है। आ रही है बात समझ में? तो ये देखो यूआरएल इंस्टॉल क्यों है? कस्टमर साइन अप पेज का यूआरएल, कस्टमर लॉगिन पेज का यूआरएल, लॉगिन करने के बाद आफ्टर लॉगिन कहां जाएगा? आ रही है बात समझ में? देखो नीचे पेज है ना, रिमूव फ्रॉम कार्ट, कार्ट, पेमेंट सक्सेस पेज, लॉग आउट, माय ऑर्डर, देख रहे हो? तो जितने पेजेस या जितने काम हमने आगे जाके करने हैं उन सबके एड्रेस हमें किस फाइल के अंदर रजिस्टर करने हैं? urls.py फाइल। क्लियर हो गया? इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। करने कैसे हैं वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। बट फाइल का मकसद पता चल गया क्या है? फिर कौन, अच्छा अगर टेक्स्ट पढ़ना चाहते हो तो देख लो, ठीक है। A URL is a each page on internet needs its own with the helping of URL your application know which page a user want to see, ठीक है। So Django has his own way for URL mapping that is done by editing urls.py। तो फ्रेमवर्क बना दिया कि भाई अगर आपको कोई भी एड्रेस लिखना है आप अपनी मर्जी से किसी फाइल में नहीं लिख सकते, आपने सारे एड्रेस किस फाइल में जाके लिखने हैं। अगर आप अपनी मर्जी से कहीं और लिख भी देंगे तो उसने उठाना ही नहीं, एज सिंपल एज दैट। फ्रेमवर्क कहता है मेरा रूल है, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है मैं सिखाऊंगा, मेरे फ्रेमवर्क के ऊपर आए हो तो। आ रही बात समझ में? ठीक है, राइट। सो ये ध्यान में रखना है। आखिरी कौन सी फाइल? सो settings.py फाइल। नाम क्या बता रहा है? बहुत सिंपल है नाम। जितनी भी प्रोजेक्ट की सेटिंग होनी है किस फाइल में होनी है? settings.py। जैसे आपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है किस सॉफ्टवेयर के साथ करनी है, और एक कल MySQL, Postgres किसके साथ करनी है, वो सारी सेटिंग्स यहाँ होनी है। आपकी सारी CSS HTML कहाँ जाके स्टोर होगी, वो सारी सेटिंग्स किस फाइल में होनी है? settings.py फाइल में। तो हर छोटी से लेके जितनी भी कॉम्प्लेक्स सेटिंग है, पेमेंट की सेटिंग, अगर हमने लेक्सपोस, आप देखते हो ना कभी आप किसी वेबसाइट पे जाओ और वहां पे जाके आप पेमेंट सेक्शन में जाते हो तो वो आपको ले जाता है रेजर पे या पेपल में ले जाता है या किसी थर्ड वेबसाइट CCA एवेन्यू में ले जाता है, ठीक है जी। तो वो उन कंपनीज के साथ रजिस्टर करना, वो सारी सेटिंग्स उनकी किस में होनी है? settings.py। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह की वो फाइल आपको देखने को मिलेगी। अगर आप देखना चाहते हो तो आई डेफिनेटली शो यू सेटिंग्स, और क्योंकि यूआरएल्स तो खाली है अभी तो वो दिखा नहीं पाया मैं। सेटिंग्स अभी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये सारी सेटिंग्स इधर हुई हुई हैं, ठीक है। हमने इनको एडिट करते जाना है जो जो चीज़ चाहिए। तो जब हम आगे जाएंगे, ये देखो लैंग्वेज जोन कोड इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, अभी हम यूज़ कर रहे हैं। जो अगर चेंज करना है, कोई और लैंग्वेज में वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पे आके चेंज करेंगे, ठीक है। ये सारा इधर आ रहा है हमारे पास।
ठीक है। सो सेटिंग्स फाइल क्लियर हो गई। तो ये तीन फाइल्स आपको पता होनी चाहिए। manage.py अपने आप बनेगी, वो क्या काम करेगी, सॉफ्टवेयर है उसके अंदर। तो हमें प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो हम किसके थ्रू रन करेंगे, manage.py के, ठीक है। urls.py में क्या स्टोर होगा, हमारी एड्रेसेस सारे, ठीक है जी। और सेटिंग्स में हम अपनी सेटिंग्स करेंगे, किस किस तरह की सेटिंग, एग्जांपल के लिए डेटाबेस सेटिंग्स, ठीक है जी, राइट। हाँ, जितनी भी सेटिंग्स वगैरह करनी है वो हम इस फाइल के अंदर करेंगे, ठीक है। बाकी दो फाइल्स आपके लिए जाना जरूरी नहीं है, WSGI और ASGI। इस पे आप डायरेक्टली काम नहीं करने वाले, बट अगर आपको उसका फुल फॉर्म देखना है तो मैंने लिख दिया, अगर आप पढ़ना चाहते होंगे तो पढ़ लेना। सो WSGI बेसिकली स्टैंड्स फॉर वेब सर्वर गेटवे। ये आपकी वेबसाइट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। तो जो आपकी वेबसाइट और जो सर्वर है उसके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए कौन सी फाइल यूज होती है, ठीक है, राइट। सो उसके लिए यूज करता है। WSGI का एक एडवांस वर्जन है, कौन सा, क्या लिखा हुआ है, एसिंक्रोनस गेटवे इंटरफेस। ये तब हेल्प करता है जब बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ आ रही है, असिंक्रोनस, एक के बाद एक नहीं आ रही, एक साथ काम आ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक, व्हाट्सएप है, बड़े ध्यान से देखना, व्हाट्सएप असिंक्रोनस है। ऐसा अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो साथ में मैसेज आ सकता है किसी और का, ऐसा तो नहीं होता कि जब आप मैसेज कर रहे हो, मैसेज सेंड वाला फंक्शन चल रहा है तो बाकी फंक्शन काम करने बंद करके, नहीं ना, वो फंक्शन भी क्या कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, कोई मैसेज आ रहा है तो उसे हम असिंक्रोनस बोलते हैं। सेम टाइम पे मल्टीपल कॉल्स चल रही हैं फंक्शंस, ठीक है जी, राइट। वो असिंक्रोनस कॉल्स कौन संभालता है, कौन सी फाइल, ASGI, असिंक्रोनस फाइल। तो आपको इस पे काम नहीं करना, सो आपको नहीं याद रखना। तीन फाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैनेज, इस फाइल के ऊपर भी आपने कभी काम, इसको एडिट नहीं करना, इसके थ्रू सिर्फ सॉफ्टवेयर कॉल करने हैं, ठीक है। आपको दो फाइल्स इनमें काम करना है, वो कौन कौन सी है, URLs एंड सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग्स में भी वंस इन अ ब्लू मून, जब एक कुछ स्पेसिफिक सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, उसमें भी एक आधी लाइन का कोड है आपका, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है जी, राइट। तो ये हमारा इनिशियल क्या है, सेटअप है किस चीज का, प्रोजेक्ट का। कॉम्प्लेक्स लगा होगा क्योंकि बाकी जगहों पे ये जरूरत नहीं पड़ती बिना फ्रेमवर्क के, बट यही फ्रेमवर्क का काम है, ठीक है। कि पहले से रिलायबल बेस बना के दो ताकि एप्लीकेशन बनी, सीधा सर्वर पे डालो, चलाओ लाइव, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ये 4-5 स्टेप याद करने डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। जैसे आप 1-2 बार प्रोजेक्ट बनाओगे चल जाएंगे अपने आप, ठीक है, राइट। सो दैट्स इट फॉर